देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इंदिरा कॉलोनी में एक मकान में एक व्यक्ति की हुई संदिग्ध स्थिति में मौत। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल कराने की प्रक्रिया हुई शुरू। और हंगामे के बीच नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई संपन्न, कई प्रस्ताव पर लगी मोहर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र की कच्ची पक्की इंदिरा कॉलोनी में एक मकान में किराएदार के रूप में रह रहे एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इंदिरा कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रह रहे हरीश रंजन की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक मूल रूप से माधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दिघी गांव का रहने वाला था। पिछले कई सालों से अघोरिया बाजार शाहू मार्केट स्थित पतंजलि स्टोर में काम कर अपने मकान मालिक के घर यानी सदर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी मोहल्ले में रहता था। इसी क्रम में अचानक सोमवार की देर शाम मकान के पीछे कुछ लोगों ने संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद इस घटना की जानकारी मकान वालों को दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मौत की खबर मिलते ही परिजन एसकेएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंप आगे की छानबीन में जुट गई। घटना के संबंध में मृतक के भाई मनीष रंजन ने मकान मालकिन रूपम देवी और उसके कुछ संबंधी पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से पैसे को लेकर अनबन चल रही थी। इन्हीं लोगों ने हरीश रंजन को मारकर फेंक दिया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। संजय मिश्रा के पतंजलि आरोग्य सेंटर में इसकी संचालिका रूपम कुमारी है और ये स्थान अघोरिया बाजार साहू मार्केट पड़ता है और उनका आवास जो है इंदिरा कॉलोनी में है। इंदिरा कॉलोनी में उन्हें मार करके मेरे छोटे भाई को छत से फेंक दिया गया नीचे। बीच बीच में अनबन हुआ करता था, पैसा का मैटर था। कुछ पैसा मेरा छोटा भाई यहीं छोड़ दिया करता था, बहन की शादी के लिए जमा करता था। मालकिन बोलती थी शादी के टाइम में देंगे। जब मांगने लगा पैसा तो बोला जो ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसी क्रम में उसका भाई रूपम कुमारी का भाई राजा पाठक और उसका लड़का शिवम राज और रूपम मिश्रा एवं संजय मिश्रा उनके हस्बैंड, जो कि साहबगंज मुजफ्फरपुर में सेंट्रल बैंक में एज ए मैनेजर के रूप में पदस्थापित हैं। सारे लोग एक षड्यंत्र की तरह मेरे भाई को मार करके नीचे फेंक दिया। कहाँ रहता था वो संजय मिश्रा के यहाँ रहता था। संजय मिश्रा का आरोग्य सेंटर था अघोरिया बाजार साहू मार्केट में। जो मारा है उसी के घर पे रहता था? जी, वो रहता था उसी फ्लैट में 2013 से। इधर मामले में अय्यरपुर थाना के मेडिकल ओपी में परिजनों ने हत्या की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मकान मालिक सहित कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेडिकल ओपी प्रभारी सरदे आलम ने बताया कि फर्द बयान दर्ज कर संबंधित थाना को भेज दिया गया है। वापस लाश लाया गया है, जो उसका नाम हरीश रंजन है। वो सदर थाना में कच्ची पक्की के पास एक किराया के मकान में रहता था। ये लोग से जब पता किए और फर्द बयान के लिए, ये लोग का कहना है कि उसका छत से गिर करके मृत्यु नहीं हुई है, उसको कोई आदमी मार करके छत से फेंका गया है। तो उसी के लिए यहाँ से हम सदर थाना भेज रहे हैं। वहाँ जो हम वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं या वहाँ के आयु हैं, आगे अनुसंधान के क्रम में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हंगामों के बीच आम्रपाली ऑडिटोरियम में नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। कई योजना पर मुहर भी लगी। नगर निगम बोर्ड की बैठक मंगलवार को क्लब रोड स्थित नगर निगम की ऑडिटोरियम में प्रभारी महापौर मान मर्दन शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
हो हंगामे के बीच बैठक में 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिन प्रस्तावों पर चर्चा की गई उनमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव शहर में लगे जल जमाव से जल्द निदान पर चर्चा की गई। साथ ही पंप की खरीदारी एवं खुले नालों की घेराबंदी कराने का भी फैसला लिया गया। और इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया है और प्रयास भी कर रहे हैं कि शहर से पहले जहाँ जल जमा हुआ है महीनों से 15-20 दिन से महीना भर से उसको कम से कम पहले निकालने की प्राथमिकता दी जाए और जहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है वहाँ पर हम लोग पहले जल निकासी पर काम होगा तब विजन है। उसमें रात में सारे लोग अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे और अब आने वाले दिनों में कहीं भी पानी नहीं लगे, लोगों को कष्ट नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उसके लिए उसका इंतजाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी वार्ड पार्षद की गाली सुनते हैं, पब्लिक से लोग पूछते हैं, इसलिए उन लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। हम लोगों का काम है कि सब लोग मिल करके और जो वार्ड पार्षद की समस्या है पानी का जमा होना उसको दूर किया जाए। सब कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वो सब कर्मचारी का कुछ डिमांड है, उसको राज्य सरकार से वार्ता हो रही है, राज्य सरकार निर्णय करेगी और जल्दी से हड़ताल खत्म हो जाएगी। 7वें वेतन की मांग को लेकर निगम सफाई कर्मचारी के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के बाद पूरे शहर में कूड़े का अंबार लग गया। 7वां वेतनमान देने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के नगर निकाय कर्मी मंगलवार को हड़ताल पर चले गए हैं। उनके हड़ताल पर जाने से साफ सफाई की व्यवस्था ठप हो गई है। हड़ताल के पहले दिन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले नगर निगम कर्मचारी ने निगम कार्यालय में राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन हड़ताल का नेतृत्व कर रहे संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि सरकार ने निकाय कर्मियों को बंधुआ मजदूर समझ लिया है। शासन प्रशासन निगम कर्मचारी से सिर्फ काम लेना जानती है, लेकिन उनके हित का ख्याल रखना नहीं जानती। कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है हड़ताल पर डटे रहेंगे। वार्ता के लिए तो बुलाया गया, वार्ता प्रधान सचिव अपने स्तर से किए, लेकिन वार्ता का कोई समझौता पत्र या नगर विकास का कोई आदेश निकालने से वो इनकार कर गए। तो उनकी इनकार करना संगठन के साथ मजबूरी थी कि संगठन अगर 3 महीने से टाइम देता था और उनके आग्रह पर फिर वो मतलब कि एक्सटेंशन करता था, लेकिन इस बार हम लोग अड़ गए कि नहीं, जब तक आप सम्मानजनक समझौता का कोई आदेश नहीं निकालिएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। कितने सूत्री मांग है? 12 सूत्री मांग है। 12 सूत्री मांग के विरुद्ध हम लोग पूरे बिहार हड़ताल पर गए हैं और इसी बीच नगर आयुक्त तानाशाही रवैया अपना करके तरह तरह के आदेश निकाल रहे हैं और कर्मचारियों को हड़ताल को कुचलना चाहते हैं। तो अगर समय आए, अगर अपने आप पर नगर आयुक्त लगाम नहीं लगाए तो उनको माकूल जवाब संगठन की ओर से दिया जाएगा और इसका परिणाम जो भी होगा कर्मचारी और संगठन भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन हम किसी भी कीमत में जब तक सरकार से समझौता नहीं होती है हमारे 12 सूत्री मांग पर सम्मानजनक, तब तक चमकी धमकी से हम हड़ताल तोड़ने वाले नहीं हैं। समाहरणालय सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त ने जल जीवन हरियाली को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला समाहरणालय सभा कक्ष में मंगलवार को लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली विषय पर उप विकास आयुक्त अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले में चल रही राज्य सरकार की अहम योजना के प्रति की समीक्षा के साथ ही लंबित योजनाओं को समय रहते पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में सभी योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है ताकि एक समय सीमा के अंदर समस्या का निष्पादन हो सके। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है और ये आयोजन सभी 38 जिले के जिला मुख्यालय में होते हैं। तो सरकार के निर्देश के आलोक में आज समाहरणालय सभा कक्ष में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया, जिसे संबंधित सारे विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इसका लाइव वेबकास्ट पटना से किया गया था और ये सभी 38 जिला में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है
कि जो भूजल स्तर में जो कमी आई है उसको दूर करना है। साथ ही साथ वृक्षारोपण, तो इसके 11 अवयव हैं और उन सभी अवयवों के विरुद्ध जो निर्धारित टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न विभागों के परस्पर समन्वय से ये कार्य किया जा रहा है। पोषण माह के दौरान गोद भराई सह पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया। पोषण माह के अवसर पर मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय मुसहरी सदर में गोद भराई सह पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी के द्वारा गुब्बारा उड़ाकर किया गया। साथ ही उनके द्वारा पोषण शपथ भी कराया गया। पोषण परामर्श केंद्र पर ICDS द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ एवं पौष्टिक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया। साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों को विटामिक्स मुसहरी सदर परियोजना में दिया जाता है। इसकी जानकारी पोषण परामर्श केंद्र पर दिया गया। प्रसव पूर्ण तैयारी, पोषण पोटली, 4 बार ANC जांच, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पंजीकरण एवं लाभुकों को प्रदान की जाने वाली के राशि के बारे में जानकारी दी गई। पोषण माह अंतर्गत प्रधानमंत्री वंदना सप्ताह 1 से 7 सितंबर का समापन भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि सुपोषित बच्चे ही समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। कहा कि बच्चे के गर्भ में आने के साथ ही बच्चों एवं माता के खान पान, पोषण, स्वास्थ्य इत्यादि पर सभी गर्भवती माताओं के घरवाले एवं स्वयं माताओं को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ANM के द्वारा उन्हें उचित परामर्श एवं सरकारी योजना का लाभ उठाने हेतु विशेष प्रयास की जाए। हम लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मना रहे हैं और इस पूरे माह के दौरान विभिन्न तरह की गतिविधियां पूरे ज़िले के हर एक आंगनबाड़ी केंद्रों में, हर एक पंचायत, हर एक वार्ड में किए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग एक स्वस्थ भारत चाहते हैं और एक एक बच्चा यदि स्वस्थ रहेगा मानसिक और शारीरिक रूप से तो वो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। और इसलिए हम लोग इस जागरूकता को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गोद भराई के माध्यम से भी उनको पूरी तरह से यह सूचित किया जा रहा है, इस तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि वो यदि बेहतर खान पान का स्तर रखेंगी और लगातार जो ANC और चेकअप्स होने चाहिए वो लगातार कराएंगी, अपने हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर करेंगी, तो न सिर्फ उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका भी स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसके पश्चात जो बच्चों को उसके बाद आफ्टर केयर करना है, जिसमें लगातार 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाना है और उसके पश्चात बच्चों को किस तरह की चीज़ें खिलाई जानी चाहिए ताकि बच्चों के पोषण का और सेहत का स्तर बेहतर हो सके, उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। और विशेष रूप से कोई अलग की चीज़ें नहीं है, वैसी चीज़ें हैं जो बड़े आराम से हमारे पास उपलब्ध हैं। दाल है या फिर सोयाबीन है जिसमें प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, सहजन की पत्तियां हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लोगों को जानकारी और जागरूक होने की आवश्यकता है कि ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हमें कहीं बाहर से लाना है अपने पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए, लेकिन यह आवश्यक है माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी। इस मैसेज को हम लोग गांव-गांव, पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, हम लोग 2 स्तर पर इसको प्रयास करते हैं देखने का। जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका सभी का बर्थ वेट लिया जाता है। बर्थ वेट के आधार पर हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं कि 2.5 किलो से नीचे के बच्चे कितने हैं, 2000 ग्राम यानी कि 2 किलो से नीचे के बच्चे कितने हैं, उनको सेग्रीगेट करके उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और वैसे बच्चे जिनका बर्थ वेट कम होता है, बर्थ के समय वेट कम होता है, उनको विशेष रूप से न्यूट्रिशनल आहार हम लोग उपलब्ध कराते हैं। विटामिक्स और ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हम लोग उपलब्ध कराते हैं और उनको लगातार फॉलोअप और मॉनिटरिंग की जाती है, उनके हाइट की, उनके लेंथ की, उनके वजन की। तीज पर्व को लेकर बाजारों में महिलाओं की भीड़ अधिक देखी जा रही है। सबसे अधिक लाह से बनी लहठी की खरीदारी महिलाएं कर रही हैं। सुहागिन महिलाओं का महापर्व तीज आने में महज 2 दिन शेष बच गए हैं। तीज पर्व का नाम आय और लाह से बनी लहठी के बगैर यह अधूरा है। लाह से बनी लहठी की खरीदारी करने के लिए महिलाओं की काफ़ी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। खासकर उत्तर मशहूर दुकान इस्लामपुर स्थित बाबा की लहठी दुकान में देखी जा रही थी।
इस वर्ष लाह से बनी लहठी की नई रेंज उतारी गई है। चुनरी और जयपुरी लहठी की धूम मच गई है। बाबा की लहठी के दुकानदार ने बताया कि लाह से बनी लहठी की अत्यधिक डिमांड है। जरा सोशल डिस्टेंस बनाइए और मास्क सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए। हम भी कई चीज़ कस्टमर को कह रहे हैं कि आप डिस्टेंस, कस्टमर भी ये बात हमारी मान रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मान रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और तीज के समय है, थोड़ा सा भी 1-2 दिन की दुकानदारी, इसमें भीड़ है थोड़ा सा, इस कारण थोड़ा सा कस्टमर को कन्विंस करके डिस्टेंस बना के कस्टमर को। तीज में इस वर्ष क्या नया उतारे हैं? तीज में इस वर्ष चुंदरी ही चल रहा है। हर साल की तरह चुंदरी मेन इम्पॉर्टेंट होता है। लाख की लहठी प्योर शुद्ध लाख का जिसको माना जाता है, उसी पे पूजा होगा, वो पहनेंगे तो विदाउट मेटल का जो चुंदरी होता है। ये देखिए, ये पैटर्न एक चुंदरी का भी लेटेस्ट चल रहा है हमारे यहाँ, शुद्ध लाख का। इस लाख की शुद्ध लाख की पहचान है कि इसके अंदर कोई मेटल नहीं है, ना ऊपर ना नीचे में। तो ये पूजा में यूज़ होता है, ये पूजा में ही यूज़ होगा। और लाह का इम्पोर्टेंस है कि सुहागन के लिए फर्स्ट लाह ही पहनेंगे, कि लाह का इम्पोर्टेंस है क्योंकि लाह हर चीज़ में, आप पार्टी फंक्शन जो भी चीज़ हो या तीज हो, छठ हो, एनीवे सब में पहना जाता है लाह का ही चूड़ी। और अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन कई जनप्रतिनिधि ने अपना नामांकन दाखिल किया। जिले में दूसरे चरण में 2 प्रखंड में होने वाली पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को विभिन्न 6 पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चुनाव में 6 पदों के निर्वाचन के लिए 1 पद जिला परिषद का नामांकन पत्र दाखिल कराने की प्रक्रिया पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय में बनाया गया है। वहीं अन्य 5 पद मुखिया, पंचायत समिति, पंच, सरपंच और वार्ड सदस्य के नामांकन दाखिल कराने की प्रक्रिया संबंधित दोनों प्रखंड सरैया और मरवन में की जा रही है।
और वहीं पूछे जाने पर नामांकन प्रक्रिया पूरी करा रहे एआरओ ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किए गए सभी निर्देश का पालन करते हुए पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सुचारू कराई गई है और इसको लेकर के आज से शुरू हो गया है। जिला अधिकारी के पश्चिमी अनुमंडल के कार्यालय में 7/9/2021 को मरवन और सरैया अंचल के लिए जिला परिषद पद के लिए जो नॉमिनेशन होना है वह प्रखंड अनुमंडल कार्यालय से ही होना है और वह प्रारंभ कर ली गई है। 5 कुल नॉमिनेशन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और जो भी कार्रवाई की जा रही है सभी कोविड-19 के दिए गए दिशानुसार ही कार्रवाई हो रही है। और कहाँ के लिए नामांकन हो रहा है? ये आज का नामांकन जो रहा है चूँकि द्वितीय चरण में सरैया और मरवन प्रखंड के ही पदों का होना है चुनाव, इसीलिए मरवन और सरैया प्रखंड के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं का आज नॉमिनेशन लिया जा रहा है। और बाकी जो भी पद हैं जो पंचायत स्तरीय पंचायत समिति के सदस्य हैं, मुखिया हैं, सरपंच है, वार्ड हैं, पंच हैं, इन लोगों का नामांकन उनके गृह प्रखंड में ही हो रही है। नॉमिनेशन का टाइम वगैरह क्या है? जी, नॉमिनेशन का टाइम 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक है। मौसम में हो रही लगातार उतार चढ़ाव के कारण जिले में वायरल फीवर का प्रकोप जारी है। इसका असर सबसे अधिक छोटे बच्चे पर पड़ रहा है। जिले में बाढ़, बारिश और गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। जिले में वायरल बुखार और वायरल ब्रोंकोलिस्ट के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले एक सप्ताह में करीबन 136 बच्चे इस लक्षण से पीड़ित होकर एसकेएमसीएच पहुंचे हैं। सोमवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक 30 और बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसमें मरीजों की संख्या 166 हो गई है। वहीं अब तक 49 बच्चे ठीक होकर घर चले गए हैं। वर्तमान में पीकू वार्ड में 117 मरीजों का इलाज चल रहा है। पीकू वार्ड में 100 बेड हैं जो कि फुल हो चुका है। एक बेड पर 2 मरीजों को रखकर इलाज किया जा रहा है। इसमें करीबन 60 बच्चे वायरल बुखार, वायरल ब्रोंकोलिस्ट से ग्रसित हैं। वहीं अन्य में डायरिया और सर्दी खांसी के लक्षण हैं। इसकी जानकारी शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने दी। डॉक्टर साहनी ने बताया कि वायरल ब्रोंकोलिस्ट बीमारी में श्वास नली में सूजन आ जाता है। यह स्थिति जुकाम से शुरू होती है। सांस नली में सूजन होने से सांस फूलना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। यह 1 सप्ताह से 1 महीने तक रह सकता है। अगर सही से और समय पर इलाज नहीं हुआ तो गंभीर रूप ले सकता है। 2-3 दिन से इसके केसेस बहुत बढ़े हैं और जैसा कि ये पिछले 24 आवर्स में करीब 45 बच्चे की भर्ती हुई थी और आज मतलब कल से लेकर आज तक में करीब 25-30 और बच्चे भर्ती हुए हैं। तो आज के डेट में हमारे पास ये पूरा पीकू वार्ड में जहाँ 102 बेड की कैपेसिटी है, 117 पेशेंट हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट नीचे हम लोग ट्राइज जो हम लोग कहते हैं मेन इमरजेंसी रूम्स में हैं, अब बाकी सब फ्लोर वाइज हर एक फ्लोर में सब पेशेंट भर्ती हैं। लेकिन सभी बच्चे स्टेबल हैं और इसमें बेसिकली हाई ग्रेड फीवर होता है और बच्चे की सांस फूलने लगती है। ये बेसिकली वायरल ब्रोंकियोलाइटिस का बीमारी है जो कि बच्चे में अमूमन हर एक साल होती है, लेकिन ये जनरली दिसंबर जनवरी के महीने में होती है, लेकिन इस साल कुछ पहले ही हो गई है और इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ये 2018 में मुजफ्फरपुर में भी इस टाइप की महामारी हुई थी वायरल ब्रोंकियोलाइटिस की, उसके बाद इस साल कुछ ज़्यादा मामले आ रहे हैं। ये एक वायरल बीमारी है जो कॉमन कोल्ड ग्रुप के वायरस के चलते होते हैं, जिसमें आपको राइनो वायरस आते हैं, एडिनो वायरस, रियो वायरस, और ये जो ब्रोंकियोलाइटिस का कॉज है उसको RSV वायरस बोलते हैं। और इसी कॉमन कोल्ड ग्रुप में भी कोरोना वायरस भी आते हैं। हालांकि ये कोरोना का एपिडेमिक नहीं है, कोरोना की कोई लक्षण बच्चे में नहीं है और उसके बावजूद भी हम लोगों ने 3 बच्चे का टेस्ट भी करवाया था कोरोना का, किसी को कोरोना की लक्षण नहीं है। ये बेसिकली वायरल ब्रोंकियोलाइटिस है और सही समय पर अगर बच्चा आए तो बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और हमारे यहाँ बच्चे स्वस्थ होकर भी डिस्चार्ज हो रहे हैं। जिले में एएस के बाद जेई का पहले मामले की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। गर्मी शुरू होते ही एएस और जेई के मामले सामने आने लगे हैं। एसकेएमसीएच में इस वर्ष अब तक 70 बच्चों में एएस की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा केजरीवाल अस्पताल में भी 3 बच्चों में एएस की पुष्टि हुई है। ये सभी बच्चे मुजफ्फरपुर के अलावा कई अन्य जिलों के हैं।
वहीं अब तक एक बच्चे में जेई बीमारी की पुष्टि होने से जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने बताया कि एईएस के इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बच्चे में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की पुष्टि हुई है। पीड़ित बच्चे मोतिहारी जिले के रामनगर का रहने वाला है। बच्चे के बीमार होने पर परिजनों ने मोतिहारी के अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसके बाद वहां से रेफर कर दिया गया। 2 साल के बाद आज ये रिपोर्टेड हुए हैं। ये बेसिकली एईएस का मामला है। तो एईएस के से तो अभी भी थोड़ा इक्का दुक्का आ ही रहे हैं। तो इस कंडीशन में आज एक एईएस की पुष्टि हुई है। ये बच्चा प्रदीप कुमार है, 11 साल का बच्चा है, जो कि मोतिहारी जिला के रामनगर का रहने वाला है। ये मोतिहारी जिला में पहले इनको फीवर और कन्वल्सन हुआ, तो ये बेतिया मेडिकल कॉलेज में 5 दिन इलाज कराया, वहाँ से इनको रेफर किया गया। जब यह हम लोगों ने इसकी जांच कराई तो कल ही इसकी जांच की पुष्टि हुई है कि इसको जापानीज इंसेफ्लाइटिस जेई इसको कंफर्म किया है। आज हम लोग इसको रिपोर्टिंग किए हैं। इसमें क्या सिम्टम होता है, ये किस तरह बच्चों को? ये बेसिकली इंसेफ्लाइटिस का बीमारी है, मैंने एईएस में आता है ये, जिसमें फीवर होगी। फीवर खासकर 2-3 दिन फीवर रहने के बाद इसको हेडेक, वॉमिटिंग, कन्वल्सन, यही इसका टिपिकल फीचर्स है। और इसी करके लेके ये प्रेजेंट किया था, और जहाँ पहले वो बेतिया मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ से उन्होंने रेफर करके यहाँ भेजे। और दुर्भाग्यवश बच्चे की हालत भी गंभीर है और वो अभी वेंटिलेटर पर है। लेकिन हम लोगों को पूरी आशा है कि ये बच्चे को रिकवरी हम लोग करा सकते हैं, लेकिन सीरियस बनी हुई है स्थिति उसकी। इलाज के लिए इसमें में क्या कुछ व्यवस्था है जेई के लिए? जेई के लिए सबकी व्यवस्था है। जेई बेसिकली एईएस है, तो एईएस का तो हम लोग का 100 बेड का पिक्कू अस्पताल एईएस का ही है, इसलिए यहाँ सभी व्यवस्था है। यहाँ डॉक्टर्स की टीम मैंने 8-8 घंटे की रोस्टर बनी हुई है, 2-2 डॉक्टर रहते हैं, दवाई की कोई कमी नहीं है। निराला निकेतन परिसर में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मरण में महावाणी स्मरण का आयोजन किया गया। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मरण में महावाणी स्मरण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को चतुर्भुज स्थान मंदिर के निकट निराला निकेतन परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के तमाम कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। जिले के प्रख्यात साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि आज ही के दिन 7 तारीख को महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री का देहावसान हुआ था, जिसकी याद में प्रत्येक माह की 7 तारीख को महावाणी स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें महाकवि की याद में जिले के गणमान्य कवि अपनी कविताओं का पाठ करते हैं और कविताओं के माध्यम से महाकवि को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महावाणी स्मरण के लिए सुनिश्चित है और उसी क्रम में आज की 7 तारीख महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मारक स्थल पर एक ही साथ कई पीढ़ियाँ एकत्र हैं। हम उनके साहित्य पर बात करते हैं और साथ ही साथ अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करते हैं। क्या संयोग है कि आचार्य श्री का जुड़ाव जिन जिन लोगों के साथ रहा, जिन जिन रचनाकारों और संस्कृति कर्मियों के साथ रहा, वैसे संस्कृति कर्मियों में कई ऐसे हैं जिनकी कोई न कोई तिथि 7 तारीख आ ही जाती है। वह भले ही उनकी पुण्यतिथि के अंतर्गत हो या जन्म तिथि के अंतर्गत हो। अभी 7 अगस्त जो व्यतीत हुआ है उसमें हम आचार्य श्री के साथ साथ विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का भी स्मरण कर रहे थे और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनात्मक प्रतिस्पर्धा साहित्य की समस्त विधाओं में श्रेष्ठ लेखन करने वाले विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से ही रही, यद्यपि वे निराला से प्रेरित होकर हिंदी लेखन में समर्पित हो गए। उसी तरह से आज की यह तारीख हम जानते हैं कि शब्दों के धनी और कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की आज पुण्यतिथि है और आचार्य श्री कहा करते थे कि उन पर बड़ी बड़ी आलोचनाएं भी प्रस्तुत की गई, लेकिन जितनी सटीक टिप्पणी बेनीपुरी जी ने उन पर की है वह अक्षरशः मेरे लिए सत्य है। यह आचार्य श्री कहते थे और आचार्य श्री बार बार बेनीपुरी जी का जिक्र करते थे। तो आज बेनीपुरी की भी पुण्यतिथि है। 2 श्रेष्ठ रचनाकार मुजफ्फरपुर को गौरवान्वित करने वाले और दोनों बड़े गद्य लेखक भी। यद्यपि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री कवि के रूप में जाने जाते हैं, महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन गद्यकार के रूप में भी वे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने संस्मरण लिखे और बेनीपुरी जी की भी मूलतः ये सारी विधाएँ रहीं और बेनीपुरी ने भी काव्य सृजन किया है। तो 2 व्यक्तित्वों का स्मरण हम उनके शब्द आलोक में, उनके भाव वैभव के बीच और साथ ही साथ उनके विराट व्यक्तित्व की छत्र छाया में आज 7 सितंबर को
महावाणी स्मरण साहित्य तीर्थ निराला निकेतन के क्रम में हम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।